हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832 1848। ये पार्ट 5 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का पार्ट 5 है। ठीक है, मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाओगे बस प्लेलिस्ट क्लिक करोगे, सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 सब कुछ यहाँ पर खुल के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं। आज हम देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्यों इस एज को रेवोल्यूशन का एज कहा गया? क्योंकि ये जो एज था 1832 1848, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, रेवोल्यूशन ही चलेंगे। और यहाँ पर इस रेवोल्यूशन की वजह से होगा क्या कि पूरे जो नेशन है यूरोप के, वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वहाँ डेमोक्रेसी आ रही है, सब नेशन स्टेट बन रहे हैं। इसीलिए इस एज को कहा गया द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इस रेवोल्यूशन के एज में बहुत सारी समस्याएं और भी आती हैं जो कि आगे वाले हम लोग पार्ट में देखेंगे। करें कि एक कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। जो वहाँ पे कंजर्वेटिव की हम लोग बात करते पिछले पार्ट में, पार्ट 4 में, वो क्या करना चाहते थे, वो पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते थे। कंसोलिडेट मतलब कंट्रोल करके रखना पावर को। लेकिन जो लिबरलिज्म थे और जो नेशनलिज्म की विचारधाराओं से प्रेरित थे, आइडिया से प्रेरित थे, ये चाहते थे कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, है ना। कह रहे थे लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन। ये चाहते थे कि रेवोल्यूशन लाओ जल्दी से, और क्या करो कि इन सभी चीज़ों को, कंजर्वेटिव पद्धति को खत्म करो, मोनार्किज्म को खत्म करो। ठीक है ना। मेनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, तो ये सब के सब उस समय क्या है, ओटोमन एम्पायर के अंदर में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, प्रोविंस है ओटोमन एम्पायर के। मतलब कि अभी भी पूरे के पूरी जो यूरोप है वो किसी न किसी राजा के कंट्रोल में है, किसी किंग के कंट्रोल में है, ठीक है, किसी एम्पायर के कंट्रोल में है। तो इसीलिए एम्पायर से ये लोग क्या पाना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं। मतलब कि अभी मोनार्की सिस्टम यहाँ पे चल रही है। मैंने पहले ही बताया था कि 1815 में बर्बन डायनेस्टी को फिर से ला दिया गया था, किसमें, फ्रांस में ला दिया गया था। ठीक है, दिस रेवोल्यूशन वेर लेड टू द लिबरल नेशनलिस्ट। अब ये रेवोल्यूशन करना कौन चाहता है, कौन स्टार्ट कर रहा है, तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो कि फ्रीडम हमेशा चाह रहे हैं, मोनार्की को खत्म करना चाह रहे हैं हमेशा से, कंजर्वेटिव आइडिया को खत्म करना चाह रहे हैं। ये क्या 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 चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, लिबरल नेशनलिस्ट सेंटीमेंट शुरू हो जाए और रेवोल्यूशन हम जल्दी से स्टार्ट कर दें यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द आज़ादी मिल जाए पूरे यूरोप को। बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट एमोंग हुम वेयर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडल। तो लिबरल इसमें है कौन? लिबरल जो सेंटिमेंट हैं, जो लिबरल विचारधारा के, जो लिबरल आइडियाज़ के लोग हैं, वो कौन कौन हैं? टीचर हैं, क्लर्क हैं, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास हैं, स्कूल प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, स्कूल टीचर हैं। तो ये सभी लोग हैं यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग, जो कि लिबरल आइडिया से, है ना, प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं। और ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में क्या हो जाए, जल्द से जल्द डेमोक्रेसी आए और पूरा देश क्या हो जाए, फ्रीडम को पाले। ठीक है, डेमोक्रेसी आ जाए। द फर्स्ट अफेबल, ऐसा ही अफेबल होता है। अफेबल मतलब होता है कि कोई एक ऐसी घटना, ठीक है ना, जो कि पहले ऐसी ना हुआ हो। ठीक है, तो फर्स्ट एफेबल जो हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? एफेबल मतलब अभी क्रांति की बात करें, रेवोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना, द फर्स्ट एफेबल, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन यहाँ पे चल रहा है, वो कब चल रहा है? 1830 में, और अभी जुलाई के महीने में। और कहाँ पर चल रहा है? फ्रांस में। द फर्स्ट एफेबल टू प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830। द बर्बन किंग, जो कि 1815 में इसको बनाया गया था, राजगद्दी इसको दी गई थी, फिर से इसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो द बर्बन किंग हु हैड बी रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन इन 1815 वे आर नाउ ओवरथ्रोन। इसे क्या कर देगा? हटा दे, चलो भाई जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुकी, क्रांति हो चुकी है, रेवोल्यूशन हो चुका है यहाँ पर। लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो मोनार्की अभी भी है, ध्यान से समझना, मोनार्की है, लेकिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बात समझ में आ रही है? ये संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। लुइस फिलिप को यहाँ पे बैठाया गया, राजगद्दी मिली इनको। लुइस फिलिप एट इट्स हेड, इसके हेड कौन बने? लुइस फिलिप बनते हैं, फिर बाद में इनको बैठाया जाएगा घोड़ाउनी। ठीक है, वेन एक स्टेटमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण सा है, इसको याद रखना। वेन फ्रांस स्नीजेज मेटर्निक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। मेटर्नी कहता है, ड्यूक मेटर्नी कहता है कि अगर कभी फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखना, कौन कहता है, मेटर्नी का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन द ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है, जो अपराइजिंग हो रही है यहाँ पे, जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो बेल्जियम है वो भी ब्रेक अवे हो जा रहा है यूके से। ठीक है, एन इवेंट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही क्या होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इसी से प्रेरित होकर के ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई अब हम लोग भी अपने देश को क्या करें, आज़ाद करें। तो फिर से वहीं शुरू होता है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक हैड बिन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ग्रीक क्या है, ओटोमन एम्पायर के अंडर में है। ठीक है, सिंस द 15th सेंचुरी से ही, 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के अंडर में था ये। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक।
बहुत सारे रेवोल्यूशनरी यहाँ पर हैं जो कि कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि स्पार्क मतलब चिंगारी लगाना, ठीक है ना, चिंगारी लगाना काम करने किस लिए, ताकि रिवोल्ट हो जाए किसी प्रकार का यहाँ पर, है ना, किसके अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि शुरू हो जाता है यहाँ पर क्या, 1821 में शुरू हो गया रेवोल्यूशन, समझ में आ गया। तो ये लोग पहले से स्पार्किंग कर ही रहे हैं यूरोप में, जो कौन कौन कर रहा है स्पार्किंग रेवोल्यूशनरी जो कर रहे हैं, जो लिबरल रेवोल्यूशनरी हुए, ठीक है। तो 1821 में शुरू हो जाता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी। तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल, और इनको काफ़ी अलग अलग जगहों सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत पहले के लोग ग्रीक को छोड़ के चले गए थे, एक्साइल में रह रहे थे, वो लोग भी जाकर के यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन नेशन इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि सभी यूरोपियन देश ये मानते हैं कि जो हमारा कल्चर है कहीं ना कहीं ग्रीक से ही है, ठीक है, ग्रीक से जुड़ा हुआ कल्चर हमारा है, इसलिए कहते हैं ग्रीक लिविंग इन एक्साइल। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वेस्ट यूरोपियन हैड सिंपैथाइजेस फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एंशियंट ग्रीक कल्चर को लोग मानते हैं, समझते हैं कि यहीं से हमारा करेंगे कल्चर निकला है, ठीक है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। देखो साफ साफ कह रहे हैं कि जो पोएट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी यूरोप का कल्चर है वो कहाँ से निकला है, कहीं ना कहीं ग्रीक से ही निकला है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, और सब लोग इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि अब हमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, और ये मुस्लिम जो एम्पायर है इसको हटाओ, यहाँ से भगाओ इसको, ठीक है। ये चल रहा है पूरे यूरोप में, और सभी यूरोप सपोर्ट भी कर रहे हैं ग्रीक को इंडिपेंडेंस कराने में। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन, ये याद रखना लॉर्ड बैरन के बारे में, ऑर्गेनाइज ए फंड, इसने फंड वगैरह भी इकट्ठा कर दिया लड़ाई के लिए। लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, और फिर वार में लड़ने भी गया ये, जहाँ पर कि ये मारा भी गया, ठीक है ना, फीवर के कारण ये मर गया वहाँ पे 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में, और होता है क्या है, ग्रीक आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीक याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि 1832 में क्या होता है, ग्रीक इंडिपेंडेंस होता है, कौन सा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, है ना। रोमांटिक इमेजिनेशन, देखो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है कि एक नेशनल फीलिंग को क्रिएट करना। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब कि अपनी पोएट्स के द्वारा, डांसेस के द्वारा, कल्चर्स के द्वारा, है ना, ये सब चीज़ों के द्वारा एक नेशनल फीलिंग सेंटिमेंट को क्रिएट करना, दिस इज रोमांटिक इमेजिनेशन। करेक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर, है ना। ये डेवलपमेंट जो है नेशनलिज्म का सिर्फ वार से नहीं आता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आता है, बल्कि कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, है ना, इसको लाने के लिए, क्रिएटिव इस आइडिया को क्रिएट करने के लिए। आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, है ना, ये सब काफ़ी शेप देते हैं एक नेशनलिस्ट फीलिंग को। क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं इस नेशनलिस्ट फीलिंग को, कौन, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आर्ट, कल्चर, है ना, म्यूजिक वगैरह। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, आइए देखते हैं रोमांटिसिज्म क्या होता है। क्या होता है रोमांटिसिज्म, करेक्ट, एक कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक कल्चरल मूवमेंट एक कल्चर का पार्ट होता है जो कि पूरे राष्ट्र को नेशनलिस्ट आइडिया के बारे में बताता है कि कैसे हमारा पहले देश हुआ करता था, उसके बारे में बताता है, जिससे कि लोगों के अंदर में एक देश के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यहाँ पर लोग जगते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, ठीक है। कुछ जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो साइंस को थोड़ी सी, वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं साइंस उतना डेवलप नहीं था कि हमारा पुराना पास्ट का भी होता था, ठीक है, इस बारे में भी ये लोग बताते हैं। ये दिखा रहा है यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक है, रोमांटिसिज्म की ये पिक्चर है, ठीक है, किसने बनाया है आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। करें कि एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, करें कि साइंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, इमोशन, इंस्टीट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग, है ना। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, जो कॉमन कल्चर पास्ट, द बेसिस ऑफ नेशन। करें कि जो हमारा कॉमन कल्चर पास्ट है ना, यही क्या है, ये मेन आइडिया है नेशनलिज्म का, यही हमारे देश को बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्या, कॉमन कल्चर पास्ट, हेरिटेज, है ना, कलेक्टिव फीलिंग ये क्रिएट करता है सबके अंदर में, जो हमारा कल्चर था पुराना। Other romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder, ठीक है, claim that the true German culture was to be discovered among the common people das Volk, ठीक है। It was through the folk song, कैसे ला सकते हैं कॉमन कल्चर को, तो ये कह रहे हैं कि फोक सॉन्ग के द्वारा, फोक पोएट्री के द्वारा, फोक डांस के द्वारा, एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज। और इस तरीके से हम एक ट्रू स्पिरिट, है ना, स्पिरिट मतलब एक आत्मा, है ना, तो सच्ची आत्मा को क्रिएट कर सकते हैं एक नेशन की, है ना, ये बात करते हैं। मतलब लोग के अंदर में एक ट्रू नेशनलिस्ट बना सकते हैं हम लोग, सच में एक नेशनलिस्ट व्यक्ति बन सकता है इन सब चीज़ों को सुन करके और देख करके, ठीक है। सो कलेक्टिव एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स, इसीलिए इन सभी चीज़ को आप क्या करो, कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो और लोगों को तक पहुंचाओ, प्रोजेक्ट करो उसको, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग में काफ़ी काम देगा, ठीक है ना। The emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover the ancient nationalist spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience
हु वे आर मोस्टली लिटरेट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक कि लोग देख नहीं पा रहे, इसे सुन नहीं पा रहे हैं, लोग कभी इसे जानते नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ तक इस सभी चीज़ों को, नेशनलिस्ट आइडिया को, जो हमारी पोएट्री है, डांस है, जो एक फीलिंग है हमारी कल्चर की, उसको समझाओ, बताओ, उसको दिखाओ हमारे कल्चर को। ऐसी बातें चली यहाँ पर। दिस वाज स्पेशली शो इन द केस ऑफ पोलैंड। आइए बात करते हैं पोलैंड के बारे में। विच हैड बीन पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी टू बी द पार्ट ऑफ ग्रेट पावर। रशिया का ये पार्ट हुआ करता था। रशिया प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, इवन दो पोलैंड, याद रखना पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, है ना, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में अभी तक नहीं आया है। नेशनल फीलिंग वे आर केप्ट एंड अलाइव, यहाँ भी नेशनल की फीलिंग आ रही है लोगों के अंदर में, म्यूजिक और भाषा के द्वारा। ये याद रखना, इनका नाम कारोल कुरपिंस्की। जैसे कि एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज, म्यूजिक, टर्निंग एंड फोक डांस। ये भी स्टार्ट करते हैं अपना ये सब चीज़ों को, और फिर नेशनलिस्ट के सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहाँ भी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्ले करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया ऑक्यूपाई होने के बाद, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ स्कूल। पोलिश भाषा को है ना स्कूल से बाहर कर दिया गया। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर, हर जगह रशियन की भाषा को इम्पोज किया गया, है ना। इन 1831 एन आर्म रिबल अगेंस्ट रशिया रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड, है ना। 1831 में आर्म रिबेल हुआ, कहाँ पे, रशिया में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ, रशिया में आर्म रिबेल कब हुआ, 1831 में, याद रखना। ठीक है, टू प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ट, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, दबा भी दिया गया जब आर्म रिबेल यहाँ पे हुआ। तो फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोगों ने, जो क्लर्गी वहाँ पर थे, उन लोगों ने पोलैंड भाषा का यूज करना शुरू कर दिया। क्यों, ये एक वेपन का काम कर रहा था नेशनल रेजिस्टेंस, वहाँ रशिया में रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, है ना, पोलैंड के प्रति। पोलिस वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सब लोग देख रहे थे कि पुलिस को हम लोग क्या करेंगे, पुलिस लोग क्या करें, चर्च में गैदरिंग किए, है ना, अपने धर्म को लेकर के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए गए सभी पुलिस को। एज ए रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वे आर पुट इन जेल। इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारे पुलिस को, जो पुलिस लोग थे, पोलैंड के लोग, जो लोग थे, उनको क्या क्या किया गया, जेल वगैरह में डाल दिया गया। ठीक है, सेंड टू साइबेरिया इसको भेज दिया गया, रशिया की ये पार्ट है, बाय रशियन अथॉरिटीज़ एंड पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच रशियन। क्योंकि रशिया ने क्या किया था कि इनके ऊपर अपना कल्चर थोप दिया था, स्कूलों में सिर्फ रशियन भाषा बोला जाएगा, है ना, जो पोलिश भाषा वो नहीं बोला जाएगा। इस वजह से सभी के सभी जो पोलैंड के लोग हैं, निवासी, काफ़ी गुस्से में इसमें है इस समय। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, और इस रेवोल्यूशन को कौन दबा रहा है, रशिया दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पूरी कहानी चल रही है यहाँ पे। द यूज ऑफ पोलिस कैम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, है ना। जो पोलिस यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं कि रशियन के डोमिनेंस को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, वही करा। द यूज ऑफ पोलिस कैम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अगला टॉपिक है द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है, ये जो टाइम है, इस समय एक और भी समस्या आ रही है ना, हंगर की और पॉपुलर रिवोल्ट की। इन 1830 वेयर ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, है ना। 1830 का समय जो था वो थोड़ा सा खराब चल रहा था यूरोप को लेकर के। हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सो एनर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 1830 तक आते आते पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन थी यूरोप में, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, है ना। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी फूड वगैरह की कमी यहाँ पे पड़ गई। इन मोस्ट कंट्री वेयर देयर वेर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो यहाँ पर जॉब कम पड़ रहे थे, ठीक है ना, जॉब बहुत ही कम पड़े थे, और जॉब चाहिए था बहुत ज़्यादा लोगों को। ठीक है ना, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया से लोग कहाँ आ रहे हैं, शहर के लोग आ रहे हैं, और शहर क्या हो रहा है, बहुत क्राउडेड हो जा रहा है। लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रह रहे हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन। जो छोटे छोटे जो लोग काम करते थे पहले शहरों में, उन लोग को अब टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सस्ती मशीनें आ जा रही है, कहाँ से, इंग्लैंड से बनकर आ जा रही हैं, जहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया था। ठीक है ना, फ्रांस से पहले वहाँ पे आ गया था। तो ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। वेयर यही लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर एडवांस ऑन द दिस कॉन्टिनेंट, ब्रिटेन में ज़्यादा था एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट इन मेनली होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे मशीनों का पहले बहुत कम यूज होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से मशीनों का यूज बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर। आज भी यूरोप के ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहाँ की एरिस्टोक्रेसी अपनी पावर को एंजॉय कर रहे हैं। पीजेंट्स स्ट्रगल वहाँ पे चल रहा है।
ठीक है, पीजन का स्ट्रगल वहाँ पे चलता रह रहा है अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। द राइज ऑफ फूड प्राइस अ ईयर और बैड हार्वेस्ट, है ना, तो बैड हार्वेस्ट हो गया इसी समय 38 के समय में, और यहाँ पे हर चीज़ों के दाम क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री, है ना, इससे क्या हुआ कि हर जगह क्या हुआ, समस्याएं क्रिएट होने शुरू हो गए थे पूरे के पूरे यूरोप में। ठीक है, अब देखो आगे, द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, 1848 का ही ऐसा एक समय था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ रोड, है ना, इस वजह से पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी यूरोप की कहाँ पे आ गई, रोड पे आ गई। कब, 1848 में। बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड, है ना, बैरिकेड तोड़ दिए गए, एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली, और जो लुइस फिलिप को 1830 में बनाया गया था बर्मन डायनेस्टी को हटा करके, ये फिर से क्या हो गया, भाग चला वहाँ से। ठीक है ना, तो लुइस फिलिप फिर से भाग चुका है, 1848 की बात है। ठीक है, जो कि बनाया गया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको बनाया गया था ना, तो ये फिर से निकल चुका है यहाँ से। बात समझ में आ रही है। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, फिर से यहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई गई और इसको रिपब्लिक कहा गया। ग्रांटेड, फिर कहा गया सभी को क्या मिलेगा, सफरेज टू ऑल, मतलब वोट देने का अधिकार सबको मिलेगा, जितने भी मेल है, याद रखना मेल फीमेल नहीं है यहाँ पे, एबव 21, एंड ग्रांटेड राइट टू वर्क, है ना, सबको काम करने का भी ग्रांट मिलेगा। एंड नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, है ना, नेशनल वर्कशॉप बनाया जाएगा जिसमें कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, earlier in 1845 waivers in सिलेसिया had to led to revolt against contractors, है ना, सिलेसिया 1845 में क्या होता है कि सिलेसिया में जो वर्कर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में, हु सप्लाई देम इन द रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, है ना, जो कि डिमांड करते हैं कि हमें इतने कपड़े चाहिए, ये लोग उतना कपड़े देते भी हैं बना बना करके, लेकिन उनकी प्राइस को लगातार घटाते जा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। इससे क्या होता है कि जो वेवर्स हैं, जो बनाने वाले हैं कपड़े वगैरह, जो कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, है ना, पेमेंट्स को लेकर के। द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट एज ए सेल्सिया विलेज एज फॉलो, वो बता, जो है यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, बताते हैं वहाँ घटना को दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं घटना क्या थी वहाँ की। इन दिस विलेज इतने लोग रह रहे हैं, कॉटन वेविंग यहाँ पर वहाँ पे चलता है, कॉटन से धागा बनाना, ठीक है, और फिर उससे कपड़े तैयार करना। मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, ये सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है यहाँ का। द मेजरी ऑफ वर्कर इज एक्सट्रीम, यहाँ पे वर्करों की, ठीक है ना, एक्सट्रीम मेजरी, बहुत दुख भरी कहानी यहाँ पे कह सकते हो कि द डिस्परेट नीड फॉर जॉब, सबको जॉब की आवश्यकता है यहाँ पर, हैज़ बिन टेकन एडवांटेज ऑफ बाई कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस। इससे क्या हो रहा है कि उसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हर लोग को जरूरत पड़ रही है जॉब की, तो कॉन्ट्रैक्टर इसका फ़ायदा उठा रहा है कि इतने में ही काम कर दो दे देंगे जॉब, इतने में ही काम कर दो दे देंगे जॉब। इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी मेजरी में हैं। ठीक है, 4 जून एट 2 PM, 4 जून को 2 बजे, लार्ज क्राउड ए वेवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेरिस, मार्च इन पेयर्स, ठीक है ना, नॉट पेरिस, पेयर्स अप टू द मैंसन टू ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हाई वेज। ठीक है ना, सभी के सभी जो वर्कर्स थे, है ना, 4 जून को 2 बजे निकलते हैं अपने घर से और पहुंचते कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर के घर के पास, बिल्डिंग के पास, है ना, डिमांड करते कि हमें क्या कर दो, हाई वेज हमारे कर दो, हमारे जो वेज है पेमेंट उसे बढ़ा दो। दे वेयर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, है ना, उन लोग धमकी वगैरह भी दिए कि हमें बढ़ाओ, वेज बढ़ाओ। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स इनटू द वे इनटू द हाउस, है ना, उनके घर में बहुत से लोग घुस गए, हाँ, ज़बरदस्ती घर में घुस गए। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडोज़, सब ने उनकी फर्नीचर, है ना, विंडो सब तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ और भी ग्रुप थे जो कि ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, हम उनको स्टोर हाउस में घुस गए, वहाँ भी जो भी सब खाने के जो भी सामान थे स्टोर हाउस में, जो भी सामान वगैरह था सब फेंक फाक दिया, कुछ तो लेके चले गए घर पे अपने। ठीक है, प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाई ऑफ क्लोथ विच दे टोर टू शर्ट्स, है ना, जो भी वहाँ पे सामान वामान थे सबको फाड़ फूड़ दिया, फेंक फाक दिया, ऐसे सब काम कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्टर फ्रेड, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग चला, ठीक है ना, अपनी फैमिली के साथ टू ए नेबरिंग, बगल के गाँव में चला गया, है ना, हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर, है ना, सच ए पर्सन ही रिटर्न 24 आवर लेटर, फिर से वो लोग रिटर्न होते हैं 24 घंटे बाद और आर्मी वगैरह के साथ में आते हैं ताकि जो भी दिक्कत हो थोड़ा सा हो जाए, सही हो जाए। इन द एक्सचेंज ऑफ दैट फॉलो विल एवन वेवर्स यूर शॉर्ट, इसमें क्या हुआ कि 11 वेवर्स को शॉर्ट भी कर दिया गया यहाँ पे आर्मी के द्वारा। अब देखो 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स की जो रेवोल्यूशन चलती है 1848 में। Parallel to the revolts of the poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries in the 1848 revolution led by the educated middle class was underway, है ना। इस समय एक और भी रेवोल्यूशन चल रहा था जो कि किसका था, एजुकेटेड मिडिल क्लास का था, ठीक है ना, जो कि लिबरल्स थे। इवेंट्स ऑफ फरवरी,
ठीक है ना, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 है ना, इन फ्रांस हैड बाउट अबाउट एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, 1848 में एब्डिट कर दिया गया था फ्रांस में जो भी मोनार्क था, एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज, कहा गया था कि मेल सफरेज के हिसाब से सभी मेल को 21 साल का जो भी है सबको वोट देने का अधिकार है, हैड बीन प्रोक्लेम, ठीक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, अभी तक भी पूरे के पूरे यूरोप में इंडिपेंडेंट स्टेट बने नहीं थे, पूरे पूरे नेशन बने नहीं थे, सच है जर्मनी अभी नहीं बना था, इटली पोलैंड ऑस्ट्रो हंगरी ये सब नहीं बने थे, अभी सब भी इंपायर के अंडर में है, राजा के अंदर में है। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइन देयर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सभी लोग मिलकर एक साथ डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, संविधान चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, एक राष्ट्र बनाओ हम लोग को, ठीक है, ऐसी बातें चली यहाँ पर। They took advantage of the growing popular unrest of push their demand for the creation of the nation state, सभी लोग इस डिमांड को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना, और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं सभी लोग कि पार्लियामेंट बनाओ और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, इस सब सारी डिमांड चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम, इस सारी बातें यहाँ पे चल रही है पूरे के पूरे यूरोप में, कह सकते हो आप, ठीक है। In the German region of a large number of political association whose members were middle class professionals, जर्मन में बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं, है ना, प्रोफेशनल वगैरह मिडिल क्लास के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोस्परस लोग हैं, है ना, केम टुगेदर, सब लोग एक साथ आए फ्रैंकफर्ट के पास, है ना, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, सबने कहा कि हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली के क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब देखो ध्यान से 18 मई 1848 को 831 elected representative marched into a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament. Convinced in the Church of the St. Paul, they drafted a constitution, सब लोग मिलकर क्या किया, 1831 लोग एक ड्राफ्ट किया अपना संविधान जर्मन के लिए, पूरे जर्मन नेशन के लिए, ठीक है ना, हेडेड बाय मोनार्की शुड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब कहा कि जो मोनार्की हेड कर रहा है, लेकिन मोनार्की जो है क्या है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अपने मन का नहीं करेगा कोई काम। व्हेन द डिप्टीज सॉरी The deputies offered the crowns on these terms to Frederick William IV. Kings of Prussia rejected it and joined their monarch to oppose the elected assembly, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो यहाँ पे किंग था विलियम IV, ठीक है ना, ये रिजेक्ट कर देता है ज्वाइन करने से इलेक्टेड असेंबली को, वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन है, जो एरिस्टोक्रेसी काफ़ी स्ट्रॉन्गर तरीके से काम करते हैं यहाँ पर। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, जो सोशल बेस था पार्लियामेंट को उसे खत्म कर दिया गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, क्योंकि पार्लियामेंट अभी भी डोमिनेट कर रही थी मिडिल क्लास के द्वारा, हुज रजिस्टर्ड द डिमांड फॉर वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर सभी के सपोर्ट खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है, लॉस्ट हो गया सभी सपोर्ट जो भी मिल रहा था आर्टिजन और वर्कर का सपोर्ट यहाँ पर। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिस्पेंड, और यहाँ पे असेंबली को डिस्पेंड कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन अब फिर से जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पोलिटिकल राइट टू वुमेन वाज ए कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ एक और भी चल रही थी इशू वुमेन को लेकर कि वुमेन को भी अधिकार दिया जाए, ठीक है। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर एक्टिवली, है ना, इसी साल। वुमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पोलिटिकल एसोसिएशन, औरतों ने भी अपना एसोसिएशन बनाया था कि उनको इक्वल राइट मिले, वोट देने का अधिकार मिले। बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह लोग स्टार्ट करना शुरू कर दी छपना, और न्यूज़ में भी अपनी चीज़ों को छपने लगी, अपनी आइडियाज़ को, एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग, बहुत सी मीटिंग में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था जो औरतें थी। एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पाइट दिस दे डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इनकी जो सफरेज की बात है डिनाई कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन इन द चर्च सेंट पॉल, है ना, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया कहाँ पर, चर्च सेंट पॉल में, ठीक है ना। वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर, वुमेन को आप लोग आ सकती हो, लेकिन आप ऑब्जर्वर के रूप में सिर्फ यहाँ पर रहोगे, खड़ी रहोगी बस गैलरी में जाकर के, है ना, आपको वोट देने का या फिर बोलने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। दो द कंजर्वेटिव फोर्सेज वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज थे यहाँ पे सप्रेस कर रहे थे लिबरल मूवमेंट को 1848 तक, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो लोग ओल्ड ऑर्डर को, जो पुराना कंजर्वेटिव आइडिया था, उसको नहीं रिस्टोर कर पा रहे थे। Monarch were beginning to realize that the cycle of revolution and the repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary। अब जाकर के मोनार्की ये कह रहा है कि देखो भाई, बार बार मोनार्की लाना, फिर मोनार्की को लाना, फिर से मोनार्की को हटाना, ये एक साइकिल चल रहा है ना, ये रेवोल्यूशन का साइकिल खत्म करना होगा हम लोग को। कैसे खत्म होगा, लिबरल नेशनलिस्ट के आइडिया पर चल के हमें खत्म करना, इसे खत्म करना होगा, ठीक है। एक बार अपने डेमोक्रेसी को लाना होगा ना, पार्लियामेंट को बनाना होगा, क्योंकि बार बार राजा बनेगा फिर हटेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। यहाँ पर हैंस इन द ईयर 1848 द ऑटोक्रेटिक
The autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe. जो वेस्टर्न यूरोप में जो चीज़ें चल रही थी उसको फिर से इन लोगों ने अपनाया, है ना। 1815 के पहले जो भी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, द सर्वडम, बॉन्डेड लेबर्स वेरी एबॉलिश्ड, इस सभी चीज़ों जो पहले वहाँ पे फ्रांस में एबॉलिश हुआ था, सर्वडम वगैरह जो है ना, मजदूर वगैरह थे, स्लेव वगैरह थे, इन सबको है ना, स्लेवरी सिस्टम खत्म कर दी गई, ठीक है। तो ये सभी यहाँ भी हुआ। एबोलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड रशिया, रशिया में खत्म किया गया था। द हैब्सबर्ग रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हैग्रेनियन इन 1867, ठीक है ना। हैब्सबर्ग में हंगरेनियन को काफ़ी अच्छा खासा इनको ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है, याद रखना इसको। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। एक पार्ट या फिर दो पार्ट मुश्किल से और बनेगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए पूरे पार्ट्स को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।